आंखें बंद करके मन को शांत सहज कोमल भाव से पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 है। दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए आपस में रब करते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और गरम गरम हाथों को आंखों में लगा के ऊर्जा को महसूस करते हुए ओम नमस्ते। नमस्ते। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम जिस तंत्र के बारे में पढ़ेंगे वो है श्वसन तंत्र। और सभी जानते हैं कि श्वसन तंत्र क्या होता है और श्वसन क्या होता है। जो हम सांस लेते हैं, हमारा ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको श्वसन करते हैं, कहते हैं। पर श्वसन कई तरीके का होता है, आंतरिक, बाहरी, जो भी है, एनारोबिक, एरोबिक, ये 2-3 अलग अलग टाइप्स के श्वसन हैं। जो अंदर इंटरनल लेवल पे जो श्वसन होते हैं वो होते हैं और हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है। अब श्वसन क्या है, जो उसकी मेन साइंटिफिक डेफिनेशन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। श्वसन तंत्र, श्वसन रक्त में ऑक्सीजन का पहुंचना, जो मैंने अभी आपको बताया साधारण बोलचाल की भाषा में कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये श्वसन। ठीक है। अब रक्त ऑक्सीजन में पहुंच रहा है, किस तरीके से पहुंच रहा है, कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके से श्वसन तंत्र, कौन कौन से ऑर्गन इसमें काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। श्वसन तंत्र, श्वसन रक्त में ऑक्सीजन का पहुंचना। प्रत्येक जीव को जीवित रहने हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं बिना ऑक्सीजन के कोई, हम में से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। कुछ क्षण ही हम अपनी सांस रोक सकते हैं या ऑक्सीजन नहीं लें तो जीवित है, उसके बाद अन्यथा हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है ही जीवित रहने के लिए। ये मेन हमारा वो है, जरूरत है सबसे ज्यादा हमें इस चीज की, ऑक्सीजन की। क्योंकि ऑक्सीजन ही कार्बनिक भोज पदार्थों को ऑक्सीकरण का या विघटन करके ऊर्जा प्रदान करते हैं और भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण की यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। जो भी हम खाना पीना खाते हैं उसको ऑक्सीजन की सहायता से जो तोड़ा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया जाता है, जो सरल अणुओं के अंदर जो विभाजित किया जाता है, जो हमने पाचन में पढ़ा, तो उसका जो ऑक्सीकरण है, जो विघटन की क्रिया है, वो बिना ऑक्सीजन के संभव नहीं है। और इसी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। बिना श्वसन के ये कोई भी क्रियाएं नहीं हो सकती हैं। ये जो कार्बनिक बोझ होता है हमारी बॉडी में जो आता है, उसको विघटन करना, उसको एनर्जी लेवल उसको विघटन के बाद में जो एनर्जी वगैरह निकलती है जो हम यूज करते हैं, और उस पूरी जो प्रक्रिया है ऑक्सीकरण की, उसको ही श्वसन कहा जाता है, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। बिना ऑक्सीजन के इनका होना पॉसिबल नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर यदि कहा जाए तो जीवों में संपन्न होने वाली यह ऑक्सीकरण की क्रिया, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थों को
सामान्य शरीर के तापमान पर विभिन्न एंजाइमों के नियंत्रण में क्रमिक अपघटन होता है और जिसके फलस्वरूप सरल भोज्य पदार्थ अथवा जल एवं CO2 का निर्माण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, उसे श्वसन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कितनी बड़ी बात है ये कि कहने को तो बस हमने सांस ले ली और सांस बाहर निकाल दी, यही श्वसन है ना नॉर्मल जनरली बोलने में। बट ये है कितनी बड़ी क्रिया कि ये जो हमारे हर एक जीव के लिए कि सामान्य अगर हम शब्दों में कहें इन सब चीजों को, जो साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर इसको हम डिस्क्राइब करें तो है कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है ये, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या कुछ चीज ऐसी होती है जिसमें अनुपस्थित होती है, बाकी अधिकतर में होती है उपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थ जो हमारे है ना हमने देखा ना डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, पॉलोसेकेराइड, ये कैसे बनते हैं? टूट के छोटे ही तो अणु में बने हैं, ये विघटन अपघटन हुआ है ना इनका, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर हुआ है ये। तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के अंदर विभिन्न एंजाइमों के नियंत्रण में क्रमिक रूप से, जैसे पहले डाइसेक्राइड बना फिर पॉलोसेक्राइड बना, तो वो क्रमिक हो गया ना, पहले डाई फिर पॉलो ऐसे करके, तो जो क्रमिक अपघटन होता है और उसके फलस्वरूप जो सरल भोज्य पदार्थ बनते हैं और जल निकलता है और CO2 निकलती है, जिसके साथ की ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी निकलती है, उस पूरी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, ये सेल्यूलर लेवल पे चीज है। ठीक है, ऑक्सीजन में अंतर्ग्रहण करने का कार्य श्वसन तंत्र करता है। ऑक्सीजन के अंदर ग्रहण करने का कार्य पूरा क्या करता है? हमारा ये जो श्वसन तंत्र है, जिस पूरी की पूरा सिस्टम है, वो करता है। उसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन की संपूर्ति प्राप्त करती है, साथ ही ऑक्सीजन उत्पादन से मुक्त हो जाती है और श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया निम्नलिखित भागों में विभाजित करी गई है। देखो क्या है कि ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण का कार्य तो करता पूरा श्वसन तंत्र, एक अंग तो करता नहीं है, ये कई सारे तंत्र होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर, मिलकर के वो सारा ये काम करते हैं और श्वसन को, ये जो श्वसन के द्वारा ली गई ऑक्सीजन है उसकी संपूर्ति मतलब पूर्ति करते हैं हर एक के पर्टिकुलर सेल को, और ये और साथ ही ऑक्सीजन उत्पादन से भी मुक्त होती है। श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया। मेनली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बाह्य श्वसन, गैसों का परिसंचरण और आंतरिक श्वसन। बाह्य और आंतरिक श्वसन क्या है और गैसों का परिसंचरण क्या है, अब देखो हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ना आप सब, समझ के। जो नहीं समझ में आ रहा ना उसे 2 बार 3 बार पढ़ना और इसके बाद भी अपने घर पे पढ़ना, ताकि इसको समझ में आएगा कि क्या चीज हो रही है। ये मतलब ऊपर से ही सांस लेना और छोड़ना नहीं है, सांस लेना और छोड़ने को ही श्वसन नहीं कहते। अंदर हमारे आंतरिक शरीर के अंदर हमारे सेल्स लेवल पे बहुत बड़ा काम होता है, उसको श्वसन बोलते हैं। प्रॉपरली जो साइंटिफिक डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की वो यही है। ठीक है ना। अब देखो हम पढ़ेंगे बाह्य श्वसन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो क्या है कि प्राणी और वातावरण के बीच में श्वसन गैसों के आदान प्रदान, अर्थात ऑक्सीजन का शरीर से बाहर शरीर के अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना बाह्य श्वसन कहलाता है। जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, सांस ली और सांस छोड़ दी, ऑक्सीजन को इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया, ये क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। ठीक है, ये बाहर की बाहर हमने देख लिया कि ये चीज छोड़ी गई और ये चीज ली गई, पर अंदर जो इंटरनली लेवल पे है वो बहुत बड़ा काम अंदर हमारी बॉडी में होता है। ये जो क्रिया है ये बाह्य श्वसन कहलाती है। इस प्रकार की श्वसन क्रिया को फुसफुसी श्वसन क्रिया को फुसफुसी क्रिया कहते हैं। कि फुसफुस मतलब क्या होता है? हमारे फेफड़े। ठीक है ना, फेफड़े, लंग्स को बोलते हैं फुसफुस, इसलिए इसे श्वसन भी कहते हैं। इनमें ऑक्सीजन की रुधिर में मिलना तथा CO2 का शरीर से बाहर निकलना सम्मिलित होता है। इसे गैसीय विनिमय भी कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि रक्त के अंदर ऑक्सीजन आ गई और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया गया, शरीर से बाहर निकाल दिया गया। स्तनधारियों में बाह्य श्वसन 2 पदों में होता है। जो स्तनधारी होते हैं, हम किस में आते हैं? हम स्तनधारी में होते हैं। जिनके रोए होते हैं, जिनके स्तन होते हैं, वो स्तनधारी जीव कहलाते हैं। तो हम जो है स्तनधारी, इनके अंदर 2 प्रकार का श्वसन होता है, श्वासोच्छ्वास श्वसन और गैसों का विनिमय, 2 तरीके का है। ठीक है, अब देखो ये कि ब्रीथिंग, श्वासोच्छ्वास क्या है ये, है ना। ब्रीदिंग किसको बोलते हैं? स्तनधारी में एक जोड़े लचीले स्पंजी फेफड़े होते हैं। अगर आपने
एक एड देखा हो टीवी पे आता है जिसमें स्मोकिंग का होता है कि ये बंदा सिगरेट पीता है तो ये हर साल का इतना टार इकट्ठा करता है, तो वो कैसे स्पंज जैसे फेफड़े को दबा के दिखाते हैं, ब्लैक कलर का टार निकलता है उसमें, तो वो ऐसे स्पंज जैसा होता है, ऐसे दबता है ऐसे खुलता है, ऐसे दबता है ऐसे खुलता है, ठीक है ना। ऐसे स्पंजी स्पंजी लचीले दो जोड़ी हमारे पास, एक जोड़ी हमारे पास मतलब दो हमारे पास फेफड़े होते हैं। ये एक इस साइड होता है एक इस साइड होता है, लेफ्ट लंग और राइट लंग, दो लंग्स होते हैं जो हमारे यहाँ से जुड़े होते हैं, ठीक है। और होते किसके अंदर, रिब गेज के अंदर होते हैं, हमने पहले पढ़ा था, रिब गेज के अंदर ही हमारे ये होती हैं हमेशा लंग्स होते हैं, ताकि उनको चोट ना लगे और उनकी रक्षा हो। जो कि वक्ष गुहा में स्थित एक जोड़ा गुहाओं के भीतर सुरक्षित बंद रहते हैं, ठीक है। फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है, जिसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब इसमें एक निश्चित मात्रा में, ये तो नहीं है कि ना कि हम बहुत लंबी सांस लेते हैं बहुत छोटी लेते हैं, नहीं, एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है कि इतना लेना इतना छोड़ना इतना लेना, जो कि एक ऑटोमेटिक क्रिया है, हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं उसको, वो स्वतः ही हो रही है और उस पर हमारा कोई जोर भी नहीं है। हाँ, हम उसको कंट्रोल थोड़ा कर सकते हैं कि हमने प्राणायाम वगैरह किया तो हम उसको सांस को किस तरीके से ले सांस को किस तरीके से ले रहे हैं, ये हम थोड़ा सा कंट्रोल उसके ऊपर कर सकते हैं। बाकी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है ये हमारी, ये अपने आप ही होती रहती है स्वतः ही। और जो हम श्वास लेते हैं अंदर, उसको सांस लेना जो होता है उसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं, मतलब ब्रीथिंग कहते हैं। और सांस लेने की प्रक्रिया को दो भागों में संपन्न होती है, ये एक भाग में नहीं होती। और इसमें क्या है, निश्वसन और उच्छ्वासा, ये दो होती हैं इसके अंदर क्रियाएं, है ना, श्वसन के अंदर। अब देखो क्या है, निश्वसन क्या है, जब वायु वातावरण में शरीर के भीतर श्वासोच्छ्वास अंगों में प्रवेश करती है, तब उस अवस्था को कहते हैं। पसलियां तथा स्टर्म स्टंट नरम ऊपर अथवा बाहर की ओर खींचते हैं, जैसे जिसमें वह चूहा का आयतन बढ़ जाता है और डायफ्राम की रेडियल पसलियां सिकुड़ती हैं। डायफ्राम के नीचे जो होती है ना रेडियल पसलियां, ऐसे सिकुड़ती हैं, ऐसे जो बाहर निकलता है, फिर ऐसे, मतलब अंदर जो क्रिया हो रही है वो इस तरीके की हो रही है, जो निश्वसन है, सिकुड़ती हैं, जिससे डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसमें वक्ष गुहा का आयतन अग्र पश्च दिशा में बढ़ जाता है, अग्र पश्च दिशा की तरफ में बढ़ जाता है। और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से दबाव कम हो जाता है, उस जगह पे प्रेशर कम हो जाता है और फेफड़े फैलते हैं, और फेफड़े फैलते हैं। वायु नासा वेशमो, ट्रैकिया, ब्रोक्स और ब्रोक्यूल्स आदि में होती हुई फेफड़ों में पहुंच जाती है। अब ये कैसी होती है, यहीं से होती है, जैसे जहां हमारी आहार नाली है उसी के साथ श्वसन नली भी हमारी होती है। तो ट्रैकिया वगैरह से ये दो करके, जैसे दो फेफड़े हैं तो इस तरह से ट्री की तरह डिवाइड हो जाते हैं दो ब्रांच के अंदर, और इस तरीके से होती है। और वो जो है दो दो गुफाएं, अभी इसमें दिखा है ना, गुहिकाएं, क्या बताया गया है, हिंदी में क्या बोलते हैं। अब ये वायु नासा से होती हुई नास वेशमो से ट्रैकिया, यहाँ पे होता है हमारा ट्रैकिया, और उसके बाद ब्रोंकस ब्रोंकियाल्स के अंदर होती हुई फेफड़ों में पहुंच जाती है, ठीक है। और गैसों का आदान प्रदान एल्वेओली में होता है, और एल्वेओली में ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में तथा कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से विसरित होकर फेफड़ों की एल्वेओली में पहुंच जाती है। अब इसमें क्या हो गया, ट्रांसफर हो रहा है ना, हमने पढ़ा था ना कि ऑक्सीजन रुधिर के अंदर पहुंच जाती है और रुधिर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। तो यही इसमें है कि जो फेफड़ों की एल्वेओली में वो पहुंच जाती है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे निकल करके फेफड़ों की एल्वेओली से निकल करके पहुंच जाती है शरीर के अंदर, रुधिर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ जाती है, तब वो हम फिर बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। उच्छ्वास क्या है, जब श्वसन के पश्चात CO2 युक्त वायु श्वासोच्छ्वास अंगों से बाहर वातावरण में निकलती है, तब उस अवस्था को उच्छ्वास कहते हैं। कि जो वो बाहर ये वाली जो चीज है इसको बोलते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ फेफड़ों में तो आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, हमने सांस ली, अंदर वो चेंज हो गया, गैसों का आदान प्रदान हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली गई, और
सॉरी, ऑक्सीजन अंदर चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, बाहर आके फेफड़ों में गई। अब फेफड़ों की इन नलियों से होकर के यहाँ ट्रैकिया के अंदर आकर के इधर से होके हमारे नाक के द्वारा बाहर निकाल दी गई। इसे बोलते हैं उच्च श्वास, मतलब सांस को बाहर फेंक देना। ठीक है। उच्च श्वास में आंतरिक इंटरकास्टल पेशियों के सिकुड़ने के कारण पसलियां फिर से अपने स्थान पर वापस आ जाती हैं और इसके फलस्वरूप फ्लूरल गुहा का आयतन घट जाता है और फेफड़े पर दबाव पड़ने के कारण यह सिकुड़ता रहता है तथा फेफड़े की हवा उसी पथ से, जिस पथ से प्रवेश करती है उसी से बाहर निकल के, जिस पथ से जाती भी इधर से ही और बाहर आती भी इसी से, कि जिस पथ से अंदर आई थी उसी पथ से निकल करके बाहर वातावरण में चली जाती है, वापस आ जाती है। और आंतरिक इंटरकास्टल पेशियों का उच्छ्वास भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा उच्छ्वास संपन्न होता है, आंतरिक पेशियों के द्वारा ही संपन्न होता है। ठीक है। अब गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है इसके अंदर, ये पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ तो लिया एक्सचेंज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, पर वो होता कैसे है गैसों का विनिमय, वो पढ़ना है हमें। गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। अभी पढ़ा था हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े के उसमें आ गई, क्या था वो, एल्बोली में, एल्बियोली के अंदर, और एल्बियोली से उसके अंदर चली गई। ये दोनों का गैसों का आदान प्रदान हुआ था। वो गैसों का आदान प्रदान किस तरीके से हो रहा है ये अब इसमें बताएंगे। गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उसके दाब के अंतर के कारण होता है। उनका जो प्रेशर होता है ना, उसके अंदर जो अंतर होता है उसके कारण होता है ये विनिमय। तो गैसों का परिवहन कैसे होता है, गैस अर्थात ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों में शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़ों तक वापस आने की क्रिया को ही गैसों का परिवहन कहते हैं। ये बताया था मैंने, इसमें फर्स्ट में बता दिया था कि आना और जाना वो ही परिवहन है, कि वो किस तरीके से आई, मतलब बाहर से अंदर आई, अंदर आके किस तरीके से सेल तक पहुंच गई, हर एक सेल तक, और किस तरीके से जो सेल में वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड थी वो निकल करके वापस उसी रास्ते से आई और बाहर निकल गई। अब ये जो परिवहन हुआ, अंदर से बाहर जाना और बाहर से वापस अंदर आना, इसको बोलेंगे हम गैसों का परिवहन। श्वसन गैसों का परिवहन रुधिर संचरण के तंत्र से होता है। अब ये रुधिर संचरण तंत्र से हमारा जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा हार्ट वाला, उससे जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन किसके अंदर होती है, रुधिर के अंदर ही तो होती है, रुधिर के साथ ही जाती है, रुधिर के साथ ही बाहर आती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को लेके जाता है और हर सेल तक पहुंचाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है और इधर पहुंचा देता है अपने फेफड़े के अंदर और वो बाहर निकाल दी जाती है। ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। देखो, ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः रुधिर के पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, हमने पहले पढ़ा था, किस तरीके से काम करता है हीमोग्लोबिन, किसी को याद है कि इससे क्या होती है, आकर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो जाती हैं, चिपक जाती है ना, मैग्नेट की तरह बताया था मैंने उस दिन भी कि वो आके से चिपक जाती है और फिर वो परिवहन करता है हीमोग्लोबिन के साथ, ये एक्ट करता है, उसके साथ आकर चिपकती है और वो वापस लेके आता है, वो ही लेके जाता है और वो ही लेके वापस आता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है, के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर एक स्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। एक भौतिक परिवर्तन होता है क्योंकि इसके साथ मिलकर के ये चीज बना देता है। क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और ये एक भौतिक परिवर्तन अंदर हो गया, ठीक है ना, रुधिर में। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। रुधिर परिसंचरण होता ही है, चलता ही है खून तो हर जगह। जो स्वच्छ ब्लड होता है वो जाता है बॉडी, हार्ट से लेकर के पूरी बॉडी की तरफ, और जो गंदा वाला ब्लड होता है, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, गंदा मतलब गंदा नहीं, मतलब उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उससे होकर के आती है और फिर वापस यहाँ पे पहुंचा दी जाती है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण के द्वारा विभिन्न कोशिकाएं तक पहुंचता है और कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम रहता है, जिसके की कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विखंडन होकर के ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन में हो जाता है। दोनों जैसे जुड़े थे वैसे ही फिर अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन वहां पे जुड़े थे आने के लिए साथ में, और अब जुड़े हैं निकलने के लिए, है ना। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों चीज अलग अलग हो जाती है। इस क्रिया में आयोजन मुक्त होकर इनको ऊतकों में प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना, ये ऊतक में प्रवेश कर जाती हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस तरह से होता है? अब ये हीमोग्लोबिन से के साथ तो हो गया इसका हमारा ऑक्सीजन का। अब बाकी कैसे हो रहा है वो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन के लिए कोशिकाओं में फेफड़े तक हीमोग्लोबिन द्वारा केवल 10% से 20% तक ही हो पाता है। CO2 परिवहन रुधिर परिसंचरण द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है जो कि निम्नलिखित है। केवल उसी से नहीं होता, 10% ही हो पाती है ऑक्सीजन वगैरह रुधिर से जाती है, 10 से 20%। और जो दूसरे तरीके हैं वो क्या है उसके बारे में देखो पढ़ते हैं हम। फर्स्ट ए हमारा पार्ट है प्लाज्मा में घुलकर, जो हमारी रुधिर का प्लाज्मा पार्ट होता है। हमारे रुधिर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आगे पढ़ोगे आप रुधिर के अंदर उसका जो कॉम्बिनेशन आएगा उसमें कि रुधिर के अंदर क्या क्या चीज होती है, तो उसमें प्लाज्मा भी होता है, उसके अंदर घुलता है ये प्लाज्मा में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, कार्बनिक एसिड। कार्बनिक अम्ल के रूप में CO2 का लगभग 7% परिवहन हो जाता है। देखो 20% पहले हो गया, 10 से 20%, अब ये 7% फिर परिवहन हो गया किसके द्वारा? प्लाज्मा के साथ, ठीक है। और फिर बी है बाइकार्बोनेट के रूप में, कि अब बाइकार्बोनेट के रूप में कैसे हो रहा है भाई? बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग का परिवहन हो जाता है। उसमें तो 20% हुआ, इसमें 7% हुआ, और अब इसके अंदर अधिकतर परिवहन हो जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है उतना हो जाता है। और उधर के पोटेशियम और प्लाज्मा के सोडियम से मिलकर क्रमशः पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। तो इन दोनों चीजों से मिल करके पोटेशियम और प्लाज्मा से मिलकर पोटेशियम से मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट, प्लाज्मा से मिलकर के सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं ये। और कार्बनिक यौगिकों के रूप में भी इसका परिसंचरण हो जाता है। बॉडी के अंदर अंदर बाहर आना जाना, मतलब अंदर से बाहर आना होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वो हो जाता है इसका। और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमीनो समूह से सहयोग कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तथा प्लाज्मा प्रोटीन से सहयोग कर कार्बो अमीनो होमोग्लोबिन बना लेता है। अब इन दोनों चीजों से सहयोग कर करके और चीजें बनाता है, ठीक है। और उसके द्वारा फिर बाहर आ जाता है, लगभग 23% जो बचा हुआ हिस्सा रह जाता है उसका भी परिवहन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस किसके साथ? देखो अमीनो समूह के साथ मिलकर बनाता है एक तो, और दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन के सहयोग से मिलकर के बनाता है। और इसमें 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हो जाता है। अब क्या है? थर्ड प्रकार का हमारा श्वसन, ठीक है। गैसों का विनिमय हो गया, बाह्य श्वसन हो गया। अब है आंतरिक श्वसन। वो कैसे होता है? जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो बिल्कुल अलग है इनसे। शरीर के अंदर रुधिर और ऊतक द्रव्य के बीच में होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। अब जो हमारे ऊतक हैं और रुधिर है और इनके बीच में द्रव्य होता ही है। हर जगह हमारी बॉडी में एक फ्लूइड पार्ट होता है, और ये इनके बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, ऑक्सीजन अंदर जाना, इस चीज को क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं। गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। फेफड़े में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं, क्योंकि आंतरिक श्वसन कोशिकाओं के अंदर होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। और आंतरिक श्वसन में कोशिकीय श्वसन में निम्नलिखित प्रक्रिया सम्मिलित होती है। आंतरिक और कोशिकीय श्वसन एक ही है, ठीक है, क्योंकि कोशिका में हो रहा है, अंदर हो रहा है, इसलिए आंतरिक है। बाह्य हो रहा है वो फेफड़े में हो रहा है। अंतर क्या है? बाह्य वाला श्वसन फेफड़े में होने वाला श्वसन है, आंतरिक श्वसन हमारे सेल में होने वाला, सेल्यूलर लेवल पे होने वाला श्वसन है, जो कि कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर होता है। अब इसमें किस तरीके की प्रक्रिया सम्मिलित होती है देखो, पढ़ते हैं हम। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन हो रहा है इसके अंदर। अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वही है ये। रक्त परिसंचरण के परिणाम स्वरूप ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका में पहुंच जाता है। ऑक्सीजन किसके साथ जाती है? हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब वो जाकर के पहुंच गया कोशिका के अंदर। अब यहाँ पे जो श्वसन होगा वो बताई जा रही है क्रिया, कि वो वहां पे कोशिका में पहुंच जाता है, और उस जहां पर ऑक्सीजन का दबाव कम होता है, वहां पे ऑक्सीजन के जो प्रेशर है वो कम है अपेक्षाकृत दूसरी जगह के, ठीक है ना, बाहर के। अतः ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि दबाव कम होने के कारण दोनों एक दूसरे से टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, और इस प्रकार से लगभग 25% ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंच जाती है। इस तरीके से लगभग 25% ऑफ ऑक्सीजन हमारे जितने भी ऊतक हैं, टिश्यूज हैं, उनमें पहुंच जाती है वहां पे काम करने के लिए, ठीक है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। कोशिका द्रव्य के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति विभिन्न खाद्य पदार्थों
विभिन्न खाद्य पदार्थों का विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। मैंने बताया था ना कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर एंजाइमों की उसमें उपस्थिति में या नियंत्रण के अंदर ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीकरण से क्या हो गया? ऊर्जा मुक्त होगी, जब भी तुम्हारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। और आंतरिक श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण बताते हैं। अब इसमें आंतरिक श्वसन भी कितने प्रकार के? 2 मैंने पहले ही बताई थी, एनॉर्बिक और एरोबिक। अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन, ये दोनों हैं, ठीक है। क्या है, चलो पढ़ते हैं। अनॉक्सी श्वसन क्या है? इसके अंदर देखो एक डायग्राम सा बना रखा है आप लोगों के लिए, बड़ा छोटा छोटा सा है। ये एल्कोहल है, लैक्टिक एसिड बना है, इसके अंदर ये मिल गया, इससे टूट गया, प्रेशर रिलीज हुआ, वाटर निकला, ये सारी चीजें इसमें बता रखी हैं क्या क्या चीजें हैं। फिर लास्ट प्रोडक्ट्स क्या बने वो भी बता रखे हैं। क्रिया है ये, मतलब ये रिएक्शंस होते हैं उस टाइम पे, ये बताया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे अनॉक्सी श्वसन के बारे में। यह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अनॉक्सी मतलब जहां पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, उसको अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। इसमें जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। इसमें जो जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं उसकी श्रृंखला का ग्लूकोज के द्वारा आंशिक विघटन होता है, मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा। आंशिक मतलब थोड़ा सा विघटन होता है। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस होते, संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। संपूर्ण प्रक्रम में 4 अणु एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें 2 अणु एटीपी ऊर्जा इस प्रकार से संपन्न होने में खर्च हो जाती है। इसके मतलब इस क्रिया के होने के लिए भी तो मतलब ऊर्जा की आवश्यकता है, तो 2 तो उसमें खर्च हो जाती है, बाकी की बच जाती है 2 अणु की। और इसमें ग्लूकोज अणु के आंशिक विखंडन के कारण लगभग 7% ऊर्जा मुक्त होती है। जो 7% इसका वो जो इसका आंशिक विखंडन हुआ है उससे भी 7% ऊर्जा मुक्त हो पाती है। और ये बची हुई ऊर्जा आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल के संपूर्ण विघटन के फलस्वरूप मुक्त होती है। जो पायरुविक अम्ल है उसका पूरी तरह विखंडन यहाँ पर हो जाता है, विखंडन हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। देखो ये इसमें नीचे दे रखा है पायरुविक अम्ल वगैरह वाला जो फॉर्मूला है, और जो इसकी रिएक्शन है ये दे रखी है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज किसमें टूटती है और कितनी किलो कैलोरी ये ऊर्जा निकली इसके अंदर, ये दोनों के अंदर दे रखा है, ठीक है। जैसे पहले वाले में 210 किलो जूल है, और जो दूसरा वाला है उसके अंदर 150 किलो जूल है, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आएंगे, ये थोड़ा वो साइंटिफिक है, मतलब फिजिक्स के ये हैं हमारे कि कितनों किलो कैलोरी ऊर्जा निकली, किस चीज के विघटन से क्या क्या निकला। ये रिएक्शंस होती हैं उस टाइम श्वसन के टाइम में। और अनॉक्सी श्वसन है तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस तरीके से वो उनका विघटन हुआ, आंशिक हुआ, पूर्ण, किसी चीज का पूर्ण हुआ, किसी चीज का आंशिक हुआ, 7% तक ऊर्जा मुक्त हुई, ये इसमें बताया है। अनॉक्सी श्वसन प्राय जीवों में गहराई में स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों के फलों में अल्प समय में के लिए होता है। बहुत कम समय के लिए ये अनॉक्सी श्वसन होता है, क्योंकि ये बहुत अंदर गहराई के अंदर होता है और बस थोड़े से समय का ही एक सारा का सारा काम होता है। अनॉक्सी श्वसन को शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। इसको शर्करा किण्वन भी कहते हैं, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना आप इसको। अनॉक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन क्या है? इसको तो अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अनॉक्सी किण्वन भी बोला, इसको शर्करा किण्वन भी बोला जाता है। अनॉक्सी ऑक्सी श्वसन क्या है आगे हम पढ़ते हैं। देखो इसका भी बना के दे रखा है, बड़ा ही छोटा है, समझ में नहीं आ रहा। इसकी भी पूरी की पूरी चेन दे रखी कि किस तरीके से कहां से क्या जाता है, किससे मिलता है और टूट के फिर क्या बनता है। कोशिकीय श्वसन का यह चरण कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चरण में विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला और अनेक एंजाइमों की सहायता से पायरुविक अम्ल पूर्ण तरह ऑक्सीकृत होता है। अब इसमें क्या बता रहे हैं ये कि कोशिकीय श्वसन का यह चरण होता है। ये कोशिका की, क्योंकि हम आंतरिक श्वसन का ही तो पढ़ रहे हैं, और आंतरिक श्वसन का होता है कोशिका के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अब ये कोशिकीय जो श्वसन का यह वाला जो चरण है, ये वाला जो हिस्सा है, एक चरण तो हो गया अनॉक्सी श्वसन, ये हो गया ऑक्सी श्वसन। तो जो ये ऑक्सी श्वसन का चरण है जो कोशिका के लेवल पे श्वसन हो रहा है, उसके अंदर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका, जो उसका मेन होता है, जिससे ही सेल पूरा काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, इसका पावर हाउस होता है,
सेल का पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है ये वाला जो चरण होता है, कौन सा? जो हम ऑक्सीश्वसन जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, ऑक्सीश्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है। और इस चरण में विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है और अनेक एंजाइमों की सहायता से, एक नहीं कई सारे एंजाइमों की सहायता से पायरुविक अम्ल का पूर्ण तरह विघटन हो जाता है। ऑक्सीश्वसन के अंदर पूर्ण तरह ऑक्सीकरण हो जाता है उसका, और अंत में CO2 और जल के रूप में उनका जो लास्ट प्रोडक्ट हमको मिलता है वो CO2 और जल मिलते हैं, और ढेर सारी रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि ये एक रासायनिक क्रिया थी, ये अम्ल और एंजाइमों के बीच में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया थी। अतः ये एक रासायनिक क्रिया थी, और इसमें जो ऊर्जा निकली वो कौन सी ऊर्जा निकली? रासायनिक ऊर्जा निकली। और ये रासायनिक ऊर्जा मुक्त हुई जो कि ATP अणुओं में संचित हो जाती है। और ऊर्जा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो संचित होती है। हम खाना बनाते हैं तो फिर वो पहुंचाई जाती है जगह जगह, जिस काम के लिए चाहिए उस चीज के लिए वो वहां पहुंचाई जाती है, ATP अणुओं के रूप में संचित हो जाती है। और इस प्रकार ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन या पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कुल ऊर्जा का लगभग 55 से लेके 60% तक ही जीवों को उपलब्ध हो पाता है, क्योंकि इन रिएक्शनों को करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये बिना ऊर्जा के नहीं होते, मतलब हर चीज के लिए एनर्जी लेवल की जरूरत होती है कि रासायनिक क्रिया होगी तो उसके लिए भी कुछ ऊर्जा की आवश्यकता है, तो वो ऊर्जा उसमें से उतनी कम हो जाती है। ये बहुत ही समझने लायक टॉपिक था जो ऑक्सीश्वसन है। बहुत बारीक बारीक चीजें हैं इसके अंदर, बहुत गहराई वाली, कि ये श्वसन है किस तरीके से कौन से चरण में है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस होता है सेल का उसके अंदर संपन्न हो गया, उसके बाद में ये विभिन्न एंजाइमों की सहायता से पूर्णतः प्रकटन कर दिया, और फिर भी एनर्जी जो है हमें मिली कितनी? 50 से 60% तक जीवों को लिए उपलब्ध हुई। जो उसके लास्ट प्रोडक्ट है वो CO2 और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। ये सारी चीजें इसके अंदर जो ऑक्सीश्वसन है जो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में हुई, उसके अंदर ये इतनी बड़ी केमिकल रिएक्शन संपन्न हुई, क्योंकि ये सारी की सारी क्या केमिकल रिएक्शन है। तो जो ऊर्जा बनी वो कौन सी हुई? रासायनिक ऊर्जा। जो ऊर्जा है वो भी केमिकल एनर्जी है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे ये एक एक जो वर्ड है वो समझने वाला है कि कौन सी क्रिया हुई, कौन सी ऊर्जा निकली, क्या लास्ट प्रोडक्ट्स थे, किस चीज के अंदर हुई, कौन सी सेल है, सेल के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है, वो भी एक अंदर उसका पूरी की पूरी संरचना है। सेल की संरचना में पढ़ोगे आप तब आपको पता चलेगा कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका पावर हाउस होता है, सब कुछ करने का वो जो है उसके अंदर कैपेसिटी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ही डिसाइड करता है कहाँ पे कैसे कैसे क्या चीज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसकी पूरी ये इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, C6H12 प्लस O6 इज इक्वल टू क्या हो गया? 6CO2 प्लस 6H2O और 2830 किलो जूल एनर्जी निकली। अब ये यहाँ पे इसका विघटन बताया गया, ऑक्सीकरण बताया गया कि इसका C6H12 क्या है? ये पायरुविक अम्ल, ये ऑक्सीजन के साथ जब इसका ऑक्सीकरण हुआ तो 6 तो CO2 के अणु निकले, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के, और 6 ही निकले पानी के। तो लास्ट प्रोडक्ट हमें क्या मिले थे? 2, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ना। तो वही इसमें बताया गया इस रिएक्शन के अंदर। और फिर इसमें एनर्जी कितनी निकली? देखो इसमें बताया था 55 से लेके 60% तक 2830 किलो जूल, है ना। ये एनर्जी इसमें हमें प्राप्त हुई, जो कि किसमें एक जाके संचित हो गई? ATP अणुओं के रूप में संचित हो गई, ठीक है। श्वसन की क्रिया, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ते हैं हम, क्या है, किस तरीके से होता है। श्वसन की प्रक्रिया सामान्य 2 पदों में संपन्न होती है, ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलिसिस, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग होती हैं। श्वसन की 2 क्रियाएं हैं, क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। इन 2 क्रियाओं के अंदर ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है श्वसन का वो चलता है। अब इसमें इन्होंने पूरा डायग्राम बना रखा है कि शुगर है, इसके अंदर 2 ATP अणु लगे इसको तोड़ने, इसको क्रिया को करने के लिए। अब 2 ATP अणु क्या, जो ऊर्जा मुक्त हुई थी, जो किसमें ATP अणुओं के रूप में संचित हो गई थी, वो इसमें 2 ATP अणु लग रही है। फास्फोफ्लोरेट है और शुगर SC शुगर, ठीक है। 6 कार्बन के कार्बोनेटेड शुगर है इसमें, देखो। फिर ये नीचे आ गई, TP इसके अंदर लगा, कैसे कैसे होके 2 के अंदर विघटन हुआ, 2 से फिर ये और 2 के अंदर हुआ, क्या क्या उसमें नीचे निकला? पायरुविक एसिड और
ये इधर 3 पायरुवेटिक एसिड, इधर भी 3 पायरुवेटिक एसिड। ये किस तरीके से बना, ये है ग्लाइकोलिसिस की पूरी क्रिया जो इन्होंने रिएक्शन के रूप में समझा रखी है। थोड़ा सा पढ़ोगे तो समझ में आएगा, थोड़ा कठिन है पर इतना भी कठिन नहीं कि समझ में नहीं है। अब ये जो ऊपर समझा रखी है उसको नीचे इन्होंने कैसे डिस्क्राइब कर रखा है, देखो। इस प्रक्रिया में ग्लूकोजन के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लूकोज का एक अणु था, अब ये ऊपर है ना, देखो क्या है, ये ऊपर एक लिख रखा है शुगर हमारा। अब 1 से 2 पायरुविक अम्ल, नीचे कितने बने हमारे पास, 2 हमें प्रोडक्ट मिला है इसका, जो मिला क्या है, 2 मिला है, कि जिससे भी इसका वो हो करके रिएक्शन हुई है, उसके बाद में हमें 2 पायरुविक अम्ल के अणु मिले हैं। ये ही नीचे लिख रखा है कि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल के अणु का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। ये तो ये कौन सा श्वसन हो गया, अनऑक्सी श्वसन, है ना, वो था ऑक्सीश्वसन, ये हो गया अनऑक्सी श्वसन। आवश्यकता नहीं होती है, ये प्रक्रिया अनऑक्सी श्वसन के अंतर्गत आती है। अनऑक्सी की में एक जैसी ही होती है जैसे कि संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो किसमें हो गई, कोशिका द्रव्य के अंदर पूर्ण हो गई। ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रही है। समझना, इसकी एक एक लाइन का मीनिंग है, एक एक शब्द का मीनिंग है कि ये अनऑक्सीश्वसन है और ये जैसे होती किसके अंदर है, कोशिकीय द्रव्य के अंदर हो गई है। वो तो कोशिका के अंदर रही है, दोनों ही श्वसन कोशिका के अंदर हो रहे हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, एक कोशिकीय द्रव्य के अंदर हो रहा है। जो कोशिकीय द्रव्य के अंदर हो रहा है बिना ऑक्सीजन के हो रहा है, उसे अनऑक्सीश्वसन कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है वो ऑक्सीजन के साथ में हो रहा है और उसे कोशिकीय श्वसन, उसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के एक पूरे चरण में एटीपी के 4 अणु बनते हैं, जबकि एटीपी के 2 अणु खर्च हो जाते हैं। 4 अणु हमें मिले हैं, बल्कि 2 उसके अंदर खत्म हो गए। यहाँ पे दिखा रखा है ना, शुगर के साथ में इन्वॉल्व क्या हुआ, जो ये गोल वाला एरो दिखा रखा है वो शुगर, वो उसका 2 एटीपी अणु का दिखा रखा है। 2 एटीपी क्या है, ये ऊर्जा है यहाँ पे, है ना, ऊर्जा लगी और वो दबाव बना और दबाव के कारण इसका विघटन हो गया, 2 पायरुविक अम्ल बन गए हमारे पास में, अणु हो गए। इस प्रकार इस प्रक्रिया में एटीपी के 2 अणु का शुद्ध लाभ होता है। अब 2 तो लग गए, वहां खर्चा हो गए, बने 4, तो हमें फायदा कितना हुआ, 4 - 2 = 2, तो हमें शुद्ध फायदा कितना हो गया, 2 अणुओं का, 2 अणुओं का लाभ होता है। और इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के 4 अणु बनते हैं और इसमें 4 अणु हाइड्रोजन के बनते हैं, जो NAD को 2 NADH2 में बदलने का काम करते हैं। जो NAD को 2 NADH2 में चेंज कर देते हैं। ये इसकी ना रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें बता रहे हैं कि ये हमारे पायरुविक अम्ल के 2 मिले हैं तो किस किस तरीके से और कैसे कैसे मिले, ये इसमें बताया गया है। अब हम इसका पढ़ रहे हैं, क्रेब्स चक्र क्या है। अब ये पूरा जो गोल इन्होंने चक्र बना रखा है, इसको ध्यान से देखो, बहुत छोटा छोटा बारीक बारीक है। इसके अंदर ये एटीपी अणु है, इसके अंदर चीजें बता रखी हैं, बहुत छोटा छोटा है, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा मेरे। अब ये होस्ट, इसमें देखो कहीं HCO3 है, कहीं CO2 है, एटीपी अणु है, ये है पूरा क्रेब्स चक्र। देखो थोड़ा बड़ा होता तो अच्छे से समझ में आता, बताती है आपको बढ़िया तरह से, कभी और डिस्क्राइब कर लेंगे इसको। लेकिन इसमें नीचे जो बना रखा है ऊपर, उसको नीचे डिस्क्राइब कर रखा है शब्दों में, वो मैं बताती हूँ आपको। जो वर्ड्स में डिस्क्राइब है उसी से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो बन के जो निकल रहा है, एक जो लास्ट प्रोडक्ट इधर को ऐसे करके आ रहा है ना, वो उसके बारे में कैसे। इस प्रक्रिया की खोज 1973 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने की थी, जिसका नाम क्या था, हेंस क्रेब। इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। ठीक है। इसने क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो इसने बंदे ने की थी, 1937 में की थी, और इसने क्रेब्स उसका नाम था, हेंस क्रेब, इसलिए इसको क्रेब साइकिल कहा जाता है। और क्रेब्स चक्र की संपूर्ण अभिक्रियाएं यूरियोटिक जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक जीवों की कोशिका कला पर होती है। अब 2 तरह के जीव हैं, और जो हम लोग हैं, जो स्तनधारी हैं, जो कैरियोटिक हैं, ये यूरियोटिक हैं, उनके अंदर क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल के अंदर। बता दो ना, सेल का क्या होता है, ये पावर हाउस होता है। इस पावर हाउस के अंदर ये क्रिया संपन्न होती है और इसमें ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल, जो हमने पहली वाली जो साइकिल, जो
पहला वाला जो ये श्वसन वाला हुआ है, अनऑक्सी श्वसन के द्वारा जो कोशिका द्रव्य के अंदर हुआ है, हमें क्या मिले इससे? 2 पायरुविक अम्ल। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो 2 पायरुविक अम्ल है उनके ऊपर क्रिया हो रही है और इनके दोनों अणुओं का उपस्थितिकरण हो रहा है। अब हुआ आंशिक रूप से, और हमें मिल गया क्या? 4 एटीपी अणु मिले थे, 2 का शुद्ध हमें फायदा हुआ, पायरुविक अम्ल के 2 अणु मिले। अब यहाँ जो 2 अणु मिले उसके ऊपर श्वसन हुआ है, ठीक है, उसका ऑक्सीकरण हुआ है ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार है, जो इसमें मेन परिवर्तन है वो किस प्रकार है, चलो आओ पढ़ते हैं। बड़ा लंबा सा है ये, बड़ा समझने वाली चीज है इसके अंदर, थोड़ा सा ही टाइम पड़ा बताया बचा है। परिसंचरण तंत्र, परिवर्तन इसी प्रकार है, इसके आगे तो नहीं है इसके अंदर। परिसंचरण तंत्र तो हम कल पढ़ेंगे, नया है, हृदय के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। अब ये जो अनऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन, इनको पढ़ना दोबारा, मतलब ये बहुत एक एक जो वर्ड है उसका मीनिंग है, उसका मतलब है कि कहाँ पे किस तरीके से इसने काम किया, कैसे हुआ, किसकी उपस्थिति में हुआ, कितने अणु बने, वो जो बना वो क्रिया रासायनिक क्रिया थी तो ऊर्जा जो निकली वो रासायनिक ऊर्जा निकली। फिर इसकी ये श्वसन की क्रियाविधि इन्होंने बताई कि जो इसका मैकेनिज्म है वो क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है। और इसमें दोनों ही चक्र बता दिए, ये जो ग्लाइकोलिसिस है वो भी और क्रेब्स चक्र है वो भी, कि लास्ट में क्रेब्स चक्र में पूरी तरह उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और हमारे को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम परिसंचरण तंत्र, सब लोग पढ़ के आएंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे जितने भी तंत्र हैं उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। 2-3 हमने पढ़ लिए। सबसे पहले पाचन तंत्र पढ़ा हमने, फिर उसकी पाचन ग्रंथियां पढ़ी, फिर हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा और अब हमने पढ़ा है आज श्वसन तंत्र। ठीक है, तो अब हम कल पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र और इस सब अच्छे से पढ़ के आएंगे ताकि सबको समझ में आए। 1-2 जने बोलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत वीडियो भी बस सुनने की ऑन रहती है, बाकी तो सब बंद करके रखते हो आप लोग, पता भी नहीं चलता क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ में आया कि नहीं। चलिए, कुछ पूछना है तो बताइए। 5:52 हो चुके हैं तो टाइम ओवर हो जाएगा। कुछ पूछना है, पढ़ना, एक बार नहीं समझ में आया तो कल पूछ लेना, ठीक है। मैम मुझे पूछना था कि ये जो एरोबिक श्वसन, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन, ये रेस्पिरेशन सिस्टम में अंदर के ही आता है मैम? किसमें आता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ही आता है ये? हाँ, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है कि जो आंतरिक श्वसन है ना उसकी, अभी देखो आप पीछे चलो, आंतरिक श्वसन के पार्ट हैं ये। ठीक है, हमने पढ़ा बाह्य श्वसन कैसे हुआ, जो फेफड़ों वाला जो फुसफुसी श्वसन था वो बाह्य श्वसन था। फिर हो गया गैसों का विनिमय, मतलब गैसों का आदान प्रदान, कैसे अंदर बाहर आती जाती है, परिवहन कैसे होता है। फिर हुआ आंतरिक श्वसन। अब ये जो आंतरिक श्वसन है वो किस लेवल का, अंदर जो सेल्यूलर लेवल पे होता है श्वसन, उसको आंतरिक श्वसन बोलते हैं। और उस आंतरिक श्वसन को भी 2 प्रकार के श्वसनों के अंदर बांटा गया कि अनऑक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। तो अनऑक्सी श्वसन जो बिना ऑक्सीजन के होता है और कोशिका द्रव्य में होता है, और ऑक्सी श्वसन वो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये जो सारे रिएक्शन, इसीलिए मैंने कहा है कि वापस पढ़ना आप इनको, है ना। ये ऑक्सीजन, ये हमारे जो अनऑक्सी और ऑक्सी श्वसन है, ये आंतरिक श्वसन का पार्ट है। आंतरिक श्वसन श्वसन का एक पार्ट है ना। आया समझ में? हाँ मैम आया। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम ये एक्सचेंज ऑफ जो गैस और लंग्स जो फेफड़े में होता है, और ये सेल्स में जो 2 होते हैं, ये सारे आते हैं। बिल्कुल सारे आते हैं। देखो ये तो हमने सांस ले ली, सांस ले लो और निकाल ली, हम बस इसी को समझ पा रहे हैं कि ये सांस लेना और छोड़ना। तो ये तो हो गया बाह्य श्वसन, जो हमारे फेफड़े काम कर रहे हैं। और जो गैसों का विनिमय वो अंदर के लेवल पे होता है, तो जो ऊतकों में और उसके द्रव्यों के बीच में हो रहा है वो गैसों का विनिमय हो गया। और फिर थर्ड लेवल पे आया, तीसरे नंबर पे जो अंदर कोशिकाओं में श्वसन हो रहा है, वो भी 2 प्रकार का हो गया, अनॉक्सी और ऑक्सी। तो जो ये अनॉक्सी और ऑक्सी है, ये उसका प्रकार है कोशिकीय श्वसन का। दोनों कोशिकाएं में ही हो रहा है, पर एक कोशिकीय द्रव्य के अंदर हो रहा है और एक माइटोकॉन्ड्रिया के हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारी सेल का पावर हाउस है, ठीक है, और उसके अंदर वो ऑक्सी श्वसन संपूर्ण होता है। ठीक है, हाँ मैम ठीक। अब कल ये पढ़ के आइएगा सब लोग, हार्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट का। और सब लोग है ना अपने गूगल पे सर्च करके हार्ट का डायग्राम सब लोग देख के बनाएंगे। ये सबके लिए होमवर्क है और मैं सबसे पूछूंगी
ठीक है ना। सब अपना अपना डायग्राम बना के मुझे कल दिखाएंगे किस किस ने क्या क्या बनाया है, कैसा है। आपने गूगल पे सर्च करना है और सुंदर सा डायग्राम बना के मुझे बिल्कुल लेबल करके जो मेन चीजें उसकी होती हैं वो सब लोग दिखाएंगे, ठीक है। और ये श्वसन के तीनों पार्ट कल एक बार मैं पहले पूछूंगी आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और इसको बहुत कठिन भी है। इसमें अगर देखो तो आप एक एक चीज की इसकी वो है, तो मैं पूछूंगी कितने प्रकार का श्वसन है और उसको डिस्क्राइब करेंगे। देखिए कल कौन डिस्क्राइब करता है। ये 2 मैं होमवर्क आज आपको दे रही हूँ, कल देखिए कौन कौन कंप्लीट करके लाता है। और सबको करना ही है, ठीक है। मार्क्स लगेंगे इसके, 10-10 नंबर का है ये सबका, ठीक है। क्योंकि अब ये जितने परिसंचरण तंत्र और ये जितने भी तंत्र मैंने पढ़ा दिए ना, पाचन तंत्र है आपका, उत्सर्जन तंत्र है, और ये हो गया आपका क्या बोलते हैं लास्ट वाला श्वसन तंत्र। इन तीनों का टेस्ट लूंगी मैं। सब लोग कर करके आएंगे और पूछूंगी मैं इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। सब करके आइएगा। और देवेंद्र जी आप कराओ शांति पाठ और कल मिलते हैं। देखिए कौन कौन होमवर्क करके लेके आता है। अभी तक मैंने आपको किसी को होमवर्क नहीं दिया अभी तक, अभी फर्स्ट होमवर्क है। देखिए कौन कौन कंप्लीट करके लाता है। देवेंद्र जी कराइए शांति पाठ। आइए कमर गर्दन सीधी करके प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। कल मिलते हैं, सब होमवर्क करके आइएगा अपना अपना, ठीक है। टेस्ट भी है कल आपका 10 नंबर का।